Bidata twel kali gwili twel जलम भी माल एक साथ इन्होंने लिए भी एक साथ 5 आदमी अंदर दबे थे। 3 दिन में निकाला। 3 दिन तक हमने पानी नहीं पिया, हम जीवित हैं। अभी भी नहीं देंगे तो हम कोई वो नहीं, पर हम इतना कह रहे कि हमको थोड़ा सर्च पाने के लिए जगह, सुरक्षित जगह दे दो, बस इतना चाहिए हमको। कुछ नहीं हमारे पास यहाँ, कुछ नहीं। जो हकीकत है वो मीडिया नहीं दिखा रही। मीडिया वो दिखाएगी जो फिक्स है। एक मकान वो 2 उसमें डेड हो गए हैं। हाँ। ये कंडम, वो कंडम। जब मुख्यमंत्री आए तब तो सभी लोग आए, आज कोई भी नहीं है, केवल लोग फोटो खींचने तक आए। 5 मिनट रहे मुख्यमंत्री, कौन से मुख्यमंत्री ज्यादा रहे तो? अरे वो 5 मिनट भी रहे उस टाइम, ऐसे के 2-4 को पूछा, फिर ऐसे के किसी की, जबकि सारे भीड़ हो रखे थे। पहले से बोला कि भाई जिसका नुकसान हुआ वही करेगा, मुख्यमंत्री से बाहर। फील्ड है हमारा दूसरा, ये पूरा फील्ड, यहाँ पानी भरा हुआ है, लकड़ियाँ हैं, और जो ये कार सामने है, ये कार यहाँ से बह के गई है। इसके गांव वालों की मुख्य मांग विस्थापन की है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो मकान बचे भी हैं वो रहने लायक नहीं है वहाँ पे। इसके तो ध्वस्त होने की जो रफ्तार है वो तो जोशीमठ की तरह है, उससे ज्यादा तेज। जोशीमठ क्या होता है इसके सामने? पहले दूसरे दिन लोगों के घर आप देखोगे तो 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पे घाटी का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कभी भी यहाँ से क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। लोग सोच रहे हैं कि शायद में बड़ा बनाओ तो किराया आ जाएगा, लेकिन वो किराया जब एक ही बार में जा रहा है तो आदमी के पास जमीन नहीं बच रही है। ये नंदानगर में संकेत दिया, आप देख रहे होंगे थराली, धराली, और ये जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे हिमाचल, आज हिमाचल कैसा त्रस्त है, ये सिर्फ एक संकेत है प्रकृति का। कुंतरी का जो फाली वाला एरिया है, अगर खुदा ना खास्ता जो वहाँ हुआ है जिस प्रकार का विनाशकारी प्रलय, अगर वो इस घाटी में होता, इस वाले क्षेत्र में होता, तो सोचो अब ये मार्केट बसता? मुझे तो नहीं लगता बसता। शासन प्रशासन द्वारा इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पूरा नंदानगर घाट खतरे की जद में आने वाला है। जो हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जो यहाँ आके जांच कर सके, इस प्रकार के इंस्टीट्यूटों को यहाँ पे भेजा जाए। उत्तरकाशी में किया इतना बड़ा ट्रीटमेंट, वर्णावत का, और गोपेश्वर में किया हल्दा पानी से आगे का, तो थोड़ा बहुत हमारा भी कर देंगे तो हम भी सोचेंगे कि हमारा भी सरकार ने कुछ ध्यान दिया है। नंदानगर उत्तराखंड के चमोली जिले का एक सुदूरवर्ती पहाड़ी कस्बा। दूर से देखने पर इतना खूबसूरत दिखता है कि एक बार को आपको भी मन करेगा कि यहीं बस जाएं। मगर इस खूबसूरत दिखने वाले कस्बे की असल तस्वीर तब पता चलती है जब आप इसे नजदीक से देखते हैं। इस कस्बे को नजदीक से देखने से पता चलता है यह किस कदर जख्मी है। इस कस्बे के मुख्य बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बार आई आपदा के चलते बुरी तरह टूटकर बिखरने की हालत में आ चुका है। 1 सितंबर को इस इलाके में भारी बारिश के चलते ऐसा भू धसा हुआ कि चंद घंटों में ही यहाँ की तस्वीर बदल गई। पहले ऐसा दिखने वाला ये इलाका अब ऐसा हो चुका है। नंदानगर के इस कस्बे की व्यथा कथा पर विस्तार से आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित 2 इलाकों की दर्द भरी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बीती 17 सितंबर को इन 2 इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने से ऐसी तबाही आई जिसने यहाँ 7 लोगों की जिंदगी ले ली। इनमें 2 10 साल के जुड़वा मासूम भी थे, जिनकी दुखद मौत ने इस मंजर को और भी पीड़ादायक बना दिया। जलम भी माल एक साथ इन्होंने लिए भी एक साथ ये न करे उन्हीं कर 2 बच्चा फुटाऊं चप्पल पहने, अब उन चप्पल कुछ नहीं पहने। फाली गांव के कुंतरी तोक के उस तबाही वाले इलाके में हम इस वक्त आए हुए हैं। ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। एक छोटी सी झलक आप देखिए कि इतने बड़े बड़े पेड़ों को यहाँ पर काटा गया है, लोगों को
घरों से बाहर निकालने के लिए। यानी कि इस पहाड़ी के पीछे से जहाँ अभी वो छोटा सा एक नदी का, एक झरने का एक छोटा सा नाला जैसा दिख रहा है, वहाँ से तबाही आई और इतनी स्पीड से आई। क्या आप यहाँ कल्पना कर सकते हैं कि 20 से 25 परिवार यहाँ पर रहते थे। और विडंबना देखिए कि ये जो कुंत्री तोक है, इस तोक का जो मूल गांव है वो सामने की तरफ है, इस पहाड़ी पर। ये जो सामने आपको ये छितरा हुआ गांव दिख रहा है पूरा फाली, यहाँ ये लोग, इन लोगों का पैतृक पहले गांव था। और जब यहाँ आपदाएं आई, यहाँ भूस्खलन की वजह से जब दिक्कतें हुई, तो एक सुरक्षित जगह की तलाश में ये लोग यहाँ आए और उस वक्त ये एक सुरक्षित जगह मानी गई कि यहाँ इन लोगों को कम खतरा होगा। लेकिन कितने दुख की बात है कि आज ये लोग न तो उधर के रहे न इधर के रहे, और ये जो सुरक्षित मानी जाने वाली जगह थी, ये जगह कुछ वर्षों में ही एक शमशान में तब्दील हो चुकी है। तबाह हो चुके इन कस्बों में कुछ दिन पहले तक खूब रौनक थी, मगर अब यहाँ निराशा का सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जमाना के तो झोपड़ा झापड़ा था, आज सबने नया बनाया थे। और आपके आंखों के सामने ही ये चली गए, मेरे आंखों सामने बने बीच और चली बीच। हमने 1:54 के लगभग रात फोन किया था वहाँ पे गांव वालों को, तो उन्होंने कहा कि नीचे नदी बहुत बड़ी हुई है, ऊपर से आवाज़ आ रही है, अजीब आवाज़ आ रही है। तो उन्हें बोला था कि, हमने कहा तुम हट जाओ वहाँ से। उन्होंने कहा ना डर नहीं है, पर थोड़ा बहुत डर लग रही है। तो उसके बाद 2 बजे लगभग हमें पता चला कि वहाँ पूरा ही दब चुका है। उनसे संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया। तो बड़ी मुश्किल से जो हमारे पार्षद है, सभासद है, इस समय तो उनका फ़ोन लगा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पूरा ही ख़त्म हो गया। शाम के 6:30 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। पूरी रात भर बारिश रही, तो रात को लोग सोए नहीं, डर के मारे। पहले तो हल्ला गुल्ला कुछ हुआ नहीं, सीधा अचानक आया, पता ही नहीं चला कब ये नीचे आया। सीधे ऐसे ही दिखा कि घर बस अपना आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाई दिया कि हमारा घर बस। कहाँ भागना था उस अंधेरे में, ना हमारे पास टॉर्च था, सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। एक मकान वो 2 उसमें डेड हो गए हैं। हाँ। ये कंडम, वो कंडम बर्बाद, मतलब नहीं अब आगे यहाँ पे रहने लायक नहीं, सीधी सी बात, क्योंकि मुहाने पे आ गया। ये किचन है हमारा ना, तो किचन में जो है सारा सामान जो है हमारा पूरा दब गया है। तो जितनी भी खाद्य सामग्री थी और बर्तन है वो सारे मलबे में दब चुके हैं। और मतलब सिलेंडर, जितना भी आप देख रहे किचन का जितना भी सामान होता है रसोई घर का, तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। ऊपर गाय मरी है, जिस पानी पीने को मजबूर था। एक अधिकारी को 10 बार फोन करे और हर कोई बोला कि हो जाएगा। ये ब्लीचिंग डाल के क्या होगा जब तक गड्ढा नहीं बनाया। आपदा में अपना सब कुछ लुटा चुके लोग अब पास ही बने एक चैरिटी आश्रम तथा एक बारात घर के कमरों में रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इनके भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो मारिया आश्रम है वहाँ पे अभी वर्तमान में 43 लोग हैं, और एक यहाँ पे आगे मिलन केंद्र है, बारात घर जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे 23 लोग वहाँ पे भी हैं। और प्रशासन की तरफ से इन्हें तीनों टाइम का खाना है। इनको अगर कोई हर टाइम यहाँ पे 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसमें 6 लोग सुबह और 6 लोग शाम को हैं। तो लगभग कितने परिवारों का खाना बन रहा है अभी? सर ये बन रहा, जैसे आज 31 परिवार यहाँ हो गई बारात घर में, 50+ वहाँ होंगे आपके हमारे आश्रम में। अच्छा, 80 और 85 के बीच में चले जा रहे हैं एवरेज। आम लोगों से लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी आपदा प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है, लेकिन यह सब कुछ अस्थायी है। लोगों को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि उनका भविष्य क्या होगा। लोग इतना राशन दे रहे, ये कंबल दे रहे, कपड़े दे रहे, हम रखेंगे कहाँ इसको? रखेंगे कहाँ? हम ये बोल रहे कि भाई हमको ये खाना पीना हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे इतने दिन से 5 आदमी में अंदर दबे थे, 3 दिन में निकाला। 3 दिन तक हमने पानी नहीं पिया, हम जीवित हैं। अभी भी नहीं देंगे तो हम कोई वो नहीं, पर हम इतना कह रहे कि हमको थोड़ा सर छुपाने के लिए जगह, सुरक्षित जगह दे दो, बस इतना चाहिए हमको, बस।
2 बच्चे थे मेरे, ये छोटा वाला है। हाँ। बड़े वाले पे चोट लग रखी, ससुर भी अंश में उन पे भी चोटें लगी, उनके कमर पे लगी है, बच्चे के सिर पे लगी है, बहुत गहरी चोट है सब। तो वहाँ से फोन वगैरह आ रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है उसकी? फोन तो आ रहा, बोल ठीक ही रहे। हाँ। जब तक देखा नहीं अपने आंखों से तब तक क्या कह सकते हैं। कहाँ बच्चे ले जाएंगे, कहाँ ये बूढ़ों को ले जाएंगे, क्या करें? रोड में तो कुछ नहीं के तो ये रात दे ले तो कहाँ भी जाएंगे। जैसे मेरा 2 बच्चे है, मेरा सरकार ने मुँह बूझ दिया कि 5 लाख रुपए पकड़ो, मुँह बूझ दिया कि 5 लाख के प्रयोग भी तो करेंगे, कहाँ करेंगे हम पहले हैं? 5 साल तक हम 5 लाख रुपए खाएंगे, कमरे में जाएंगे, कोई सही नहीं मिलेगा, एक कमरा मिल जाएगा हमारे, पर बाद में हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है, बच्चे कैसे पालूंगी मैं? ना कैसे पालूंगी मैं बच्चे? क्या हमारा तो यही है कि पहले तो हमको जगह चाहिए, तब देखो कि किसी कैसे स्थिति है, किसी स्थिति है। जैसे ये बच्चे तो मैं कह रही हूँ कि सरकार से मेरा वो है कि बच्चों के लिए थोड़ी बहुत 2 बच्चे के लिए ना दो, कुछ बच्चे के लड़कों के लिए जरा रोजगार दे दो, हम कैसे खाएं? नहीं करेंगे सरकार तो हम तो मर जाएंगे। मैंने तो यही सोच रखा, वही मर जाएंगे, वही रह जाएंगे, उस खंडर में रह जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? एक तरीके से टेम्परेरी व्यवस्था है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग घर से बेघर हैं। ये कब तक चलेगा हमारे साथ? इस तरीके से टेम्परेरी व्यवस्था में हम लोग नहीं जी सकते। हम तो जी लेंगे, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, ये ऐसा नहीं काट सकते। आपदा प्रभावितों में से कुछ अनुसूचित जाति के परिवार भी हैं। इन परिवारों की कथा व्यथा भी बेहद दर्द भरी है। आपदा में अपना घर, अपने पालतू जानवर और बाकी सब कुछ गंवा चुके इन परिवारों से अधिकतर की स्थिति यह है कि अभी तक इन्हें सरकारी मदद के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिल पाया है। इसकी वजह यह है कि जिन जगहों पर इनके घर बने थे, उनके मालिकाना संबंधी दस्तावेज इनके पास नहीं हैं। हम अपनी परेशानी से कहना चाहते कि हमको कहीं पे सुरक्षित जगह पे रखा जाए, तब हमारा तो सिद्धांत यही है। हमारा सारा घर बर्बाद हो गया, हम कहाँ जाएं? हमारे पास उतनी जमीन भी नहीं है जो कि हम अपनी नया जमीन में बस सके, वो भी हमारे पास नहीं है। पहले का हमारा टूट रखा है, ऊपर से हम यहाँ भेज रखे, वहाँ भी हमारा टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे हैं? सरकार ये बोले कि तुम्हारा वो नहीं है, अगर हमारे खाते खतने चाहो तुम, अगर हमारे पास जमीन है तो हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए हैं, और जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं है उतने, तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको कहीं भी अच्छी जगह पे रखा जाए। पूरे ग्राम पंचायत फाली कुंतुरी लगा, साउंटनोला ऐसी बस्ती लगा कुंतुरी, सभी लोगों को चेक जो सरकार द्वारा वितरण किया जाता है, चेक वितरण किए गए हैं। हमें अभी वो चेक तक के लिए बोल रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों। आश्वासन मिल रहा है मतलब? खाली बिना आश्वासन है बस। विस्थापन किया जाएगा, सिर्फ केवल 3 परिवार ऑब्लिक जो मतलब परिवार सुरक्षित हैं, वो 5 परिवार हमारे और हैं। खाली आश्वासन दिया जा रहा है। हम जाएं पर जाएगा। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, ठीक है हम विस्थापन हैं या बेनाम भूमि है, वो सरकार, हम तो खुद वास्तव ऐसी बस्ती के लोग हैं, हम भूमिहीन इंसान हैं, इसीलिए हमें मारा जा रहा है। मैं सही बोलूँ इस बात, जायज़ बात। हमारे पास तो सरकारी ज़मीन भी नहीं है, जो नाप ज़मीन होती है ना वो भी नहीं है। जाए तो कहाँ जाए? हमारी 1-2 गाय है, वो भी फंस रखी वहाँ। हम लोग तो वैसे जैसे खा रहे वैसे खा रहे, बच्चे भी वैसे ही स्कूल जाते तो कहाँ से भेजें उनको? ऐसे ही बस दिन कट रहे हमारे। क्या करें सर? कुछ नहीं हमारे पास यहाँ, कुछ नहीं। आपको मैं वो बताता हूँ, फोन इनकी वो बताता हूँ, अपने मकानों की स्थिति बताता हूँ। देखो घर है ही नहीं, सब बह गए। ये देखो आप, देखा मैं, हम तो सामने जाके देखे। ये वाला मैंने अपने उस डाल कर, अपने वहाँ पर डाल कर वो किया, हमारे हमें मत अच्छा है। अब कोई अभी तक कोई आए नहीं यहाँ, ये हमारी स्थिति हो रही है। हौसला रखो यार, हो जाएगा, सब करेगा। हम बता नहीं सकते हम कैसे दौड़े, कैसे किया हमने वो। बस हम तो अपने घर में अंदर सो रखे थे, हमें पता ही नहीं हम कि आज हमारे साथ ऐसा होगा। सब अपने घरों में अंदर आराम से रोटी खाई शाम को 12 बजे। बारिश तो 6 बजे से शुरू हो गई थी। बहुत परेशान है सर हम। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपने सुना होगा कि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है।
इसकी ये वजह ये कि यहाँ पर जो परिवार हैं ये हमारे अनुसूचित जाति के परिवार हैं अधिकतर, और पूरे उत्तराखंड में ये स्थिति है कि जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं वो बहुत ही भूमिहीन एक तरह से उन्हें कहा जा सकता है। उनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं, और यहाँ जिस बेल्ट में ये लोग रहते थे, जैसे इनका कहना है कि पहले गांव वाले इलाके में जहाँ ये रहते थे वहाँ जब नुकसान हुआ, वहाँ भूस्खलन से खतरा हुआ, तो उसके बाद ये लोग नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित मानी जाने वाली जगह में बसे, और वो सुरक्षित रहने वाली जगह कितनी सुरक्षित है वो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो ये एक अस्थायी कैंप है जहाँ पर ये लोग अभी रह रहे हैं, जहाँ इनके लिए भोजन मिल रहा है, ये लोग खाना खा रहे हैं, सुबह शाम अपना रह रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन इसके बाद आने वाले समय में इनके भविष्य का क्या होगा, अभी सबसे बड़ा सवाल इनके लिए ये बना हुआ है कि इनके विस्थापन का सवाल, और उसके बाद आगे इनकी रोजी रोटी और इनके रोजगार का सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर हाल में मिलना चाहिए। 17 सितंबर की आपदा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। तब उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का भी भरोसा दिया था। लेकिन प्रभावित लोग अब उनके वायदों पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या किया? 5 मिनट रहे मुख्यमंत्री, कौन से मुख्यमंत्री ज्यादा रहे तो? और वो 5 मिनट भी रहे उस टाइम, ऐसे के 2-4 को पूछा, फिर ऐसे के किसी की जबकि सारे भीड़ रोक रखे थे, पहले से बोला कि भाई जिसका नुकसान हो वही करेगा मुख्यमंत्री से बाहर। सारे वहाँ मेला जो लग गए तो कहाँ से बोलते थे? मेला किसने लगाया? सारे हो रखे थे वहाँ, बाहर के बाहर रखे थे सारे। और जब बोल दिया था पहले पुलिस वालों के मीन उसको बताओ जिसके इतने नुकसान हो रखे, उनको बोलने दो। उन्होंने बोलने नहीं दिया मुख्यमंत्री के लिए। हाँ क्या मुख्यमंत्री 2-4 उन्हें बोला ऐसे करे, उसको 1 सेकंड नहीं रहे मुख्यमंत्री वहाँ। इतनी परिस्थिति में है कि बोलेंगे तो क्या कैसे जिंदा होंगे हम? जब मुख्यमंत्री आई तब तो सभी लोग आए, आज कोई भी नहीं है, केवल लोग फोटो खींचने तक आए। उसके बाद कोई नहीं है कि आपके पास बर्तन हैं, खाने के लिए क्या है क्या नहीं है, कपड़े हैं। सरकार का तो दावा है कि आर्थिक सहायता भी दी गई है और लोगों का विस्थापन भी किया जाएगा। विस्थापन अखबारों में भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। नहीं, अभी तो अखबारों में जो मैं हकीकत आपको बताऊं, जो हकीकत है वो मीडिया नहीं दिखा रही। मीडिया केवल फोटो खींचने तक है, किसी पीड़ितों को से बयान दर्ज नहीं की गई। कोई भी मीडिया है क्या आपकी परेशानी क्या है वो नहीं हुई। केवल वो जब मंत्री जी थे तभी उन्हीं की फोटो खींची गई। जो मीडिया में है वो अलग बात है। मीडिया ये नहीं दिखेगा कि पानी की लाइन कहाँ से, क्या पानी पी रहे हैं, लाइट है कि नहीं है, इनके पास कपड़े हैं कि नहीं है, इनके पाँव में चप्पल हैं, जूते हैं नहीं है, बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों के कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, किताबें नहीं हैं। ये चीज़ें मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया वो दिखाएगी जो फिक्स है। 17 सितंबर की रात को जब नंदानगर के 2 इलाकों में भारी सैलाब आया जहां जान माल का नुकसान हुआ, उसके अलावा एक तीसरा पैच भी है जो उस जान माल के नुकसान वाले इलाके से लगभग 1 किलोमीटर आगे है, और यहाँ पर भी 10 से 12 परिवार रहते हैं। ये नंदानगर के सैती गांव का एक तोक है जिसका नाम है भैंसवाड़ा, और 10 से 12 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी नदी उसी जो बिनसर का इलाका है, ऊपर पहाड़ी की चोटी है, वहाँ से ये पूरी नदी आई, और ये बरसाती जो नाला है उस दिन पूरा उफान बनकर ये भी आया और इस पूरे इलाके को इसने अपनी चपेट में लिया, जो सीधे नीचे नदी में मिलता है। और इसके ठीक दूसरी तरफ यहीं पर बगल में लगी हुई एक और बस्ती है जिसका नाम है घिंगराण। ये भी बिल्कुल नदी के किनारे स्थित एक कस्बा है छोटा सा, जहाँ 10, 12, 15 परिवार यहाँ भी रहते हैं, और ये परिवार भी खतरे की जद में है। और इसके आगे बांजबगढ़ गरनी से लेकर के ऊपर लास्ट रनीहाट तक एक इलाका है। उस पूरे क्षेत्र के बहुत सारे गांव इस पूरी नदी की इस बेल्ट में बसे हुए हैं, और ये जब भी आपदाएं आती हैं, बरसात आती है, छोटा मोटा नुकसान इनको पहुंचता रहता है। लेकिन इस बार जिस तरह का सैलाब यहाँ आया उससे ये आशंका है कि अगर भविष्य में इसी तरह की पुनरावृत्ति होती है तो इन गांवों पर भी एक बड़ा संकट मंडरा सकता है। नंदानगर के इस छोर पर बसे इन गांव की दर्द भरी दास्तान दिखाने के बाद अब आपको बिनसर की पहाड़ी के दूसरी तरफ वाले इलाके में हुई तबाही दिखाते हैं। 17 सितंबर को ही इस इलाके में भी आपदा का कहर टूटा था।
ये ग्राम पंचायत धुरमा के अंतर्गत तो 2 बस्तियां थी, ग्वाड़ और बगड़। ग्वाड़ बस्ती तो पूरी समाप्त हो चुकी है, 1-2 मकान हैं वो भी समाप्ति की कगार हो रही। धुरमा के अलावा मोख मल्ला की बगड़ बस्ती है, वहाँ पर भी 4 मकान, 3 मकान तो पूरी तरह बह चुके हैं और 1 मकान दब चुका है, और अन्य कुछ 3-4 परिवारों को खतरा बना हुआ है, उनके चौक और मकान धंस गए हैं। और इसके अलावा सेरा में भी लगभग शायद 26 परिवार वहाँ पे प्रभावित हुए हैं। कुछ घर तो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं और कुछ घरों में मलबा भरा हुआ है। तो ये पूरा फील्ड वहाँ, ये सारे कमरे नीचे जो भूतल पे हैं सब में पानी भरा हुआ है। उधर बालिका और बालक शौचालय हैं किनारे पे, वो पूरे क्षतिग्रस्त हैं। पूरी तरह से मलबा घर आप था, भी स्थानीय हैं? ये इन्हीं का घर हमारी साहब हम जाए दुकान यो तौल रहेगी, ये दोनों सी माँ दुकान ये तौल, इसके नीचे दुकान है? हाँ जी, ये है सी दुकान है, ये है खड़। अब तो अब ये सब टूटी यो पे भाज, हम बोला टूटी बोगी तो इतना सब जति सामान से सब खत्म हुए। अभी यो पे भाज वो पीछे बाद में बैठ तो माँ पे चट्टान टूट गए, मतलब बच्चा दबेल जमुल वो जन कन वो कीचड़ में बच्चा ले आए तो हो वो बात तब माँ पे गजूर है। अच्छा, ये आ गई थी गले गले कौजम। प्रधान जी, आप यहाँ जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बताइए और आगे क्या स्थितियाँ होने वाली उसके बारे में। मुख्य रूप से जो 17 तारीख को हमारे गांव में आपदा आई थी, उसमें करीबन 50 मकाने या 50 परिवार से समझे वो वॉश आउट हो चुके मकाने और गौशालाएँ और कई मवेशी उसमें बह चुके हैं। मुख्य रूप से जो सड़कें हैं, पेयजल योजनाएँ हैं, विद्युत व्यवस्थाएँ हैं, वो सारी चौपट है गाँव में। और प्रशासन की तरफ से मुख्य रूप से राहत सामग्री भेजी जा रही है, हेली के द्वारा भी भेजी गई। ध्वस्त हो गया सारा, देख सकते हैं क्या मंजर होगा। देखो हर प्रत्येक घर में आपको लगेगा बिल्कुल कि एसी लगे हुए लोगों के, ये लगा हुआ इतनी साथ सुविधा सामने जो है घर को अपने सजावट, मतलब जो हमसे हो सकता शहर की तर्ज पे। शहर में कम से कम लोग कंजस्टेड है, यहाँ तो कम से हमने खुली हवा बनाया था। आप देखेंगे आगे भी देखिए कि इतना लगभग आगे देखिए आप कम से कम 4 फीट 5 फीट कम, ये 5 फीट कम है। अच्छा, अभी तो ये साफ हो गया है। और हमने लगभग 10 लेबर पर डे लगा दी है, 12 लेबर। और ये देख रहा हूँ कि मंजिल इतनी बड़ी कॉलोनी थी मेरी। ये है मेरा घर, यहाँ पर से था। कौन सा? ये वाला घर है मेरा, जहाँ पर हम खड़े हैं। ये वाला घर मेरा, ये चाचा लोगों का है। इधर छोटे वाला चाचा का, बगल पे क्या बड़े वाला चाचा का था, ये मेरा था। और उसके बाद ये तो कांसिंग चाचा का था। इधर गौशाला कम से कम यहाँ से 20 मीटर ऊपर थी। अभी ये सब लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी तो ये सारे भाई बंदी के तौर पर गांव में जैसा होता उनके यहाँ रह रहे हैं। लेकिन भाई साहब मेरे घर में रहे या आपके घर में रहे, किसी के घर में रहे, कितने दिन रखोगे आप? 2 दिन 4 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन, उसके बाद कहाँ जाएंगे लोग? अब लोगों की क्या डिमांड है अब आगे? लोगों की केवल एक ही डिमांड है, हमें क्या, हमें विस्थापित दे दो। लेकिन शासन प्रशासन ये कह रहा तुम्हारा छत ये नीचे गिरा है कोई बात नहीं, तुम्हारा दिख रहा कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या, तुम्हारा तो वहीं पक्का है, केवल उनका देंगे बोला जिसका वासा आउट हो रखा। लेकिन भाई साहब हमारे गांव में हैं मुश्किल से 60 परिवार हैं। 60 परिवार में से 30-32 परिवार क्या बर्बाद हो चुके हैं, वो दिखा सकते हैं आप लोग। गांव वालों की मुख्य मांग विस्थापन की है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो मकान बचे भी हैं वो रहने लायक नहीं है। वहाँ पे एक आध मकान जो बचे हैं वो रहने लायक बिल्कुल नहीं है। और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि हमें विस्थापन ही दिया जाए, वो फौरी राहत नहीं हो पाएगा उतने पैसे से, तो विस्थापन चाह रहे हैं हम। नंदानगर के इन 2 घाटियों में इस बार आई आपदा ने भविष्य के लिए कई गंभीर खतरे तैयार कर दिए हैं।
इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जिस पैमाने पर नुकसान हुआ है उसने पूरे नंदानगर के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसी खतरे को देखते हुए लोग अब अपने लिए सुरक्षित स्थान पर विस्थापन चाहते हैं। सारे पॉइंट ऐसे बने पड़े हैं, इधर से भी नदी है, उधर से भी नदी है, उधर से भी नदी है। इधर से अगर चुपला गाड़ आती है, कभी भी ऐसा रूप ले लेगी तो लोगों के घर आप देखोगे तो 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पे। घाटी का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कभी भी यहाँ से क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है। एक वो वाला छोर जो सामने दिखाई दे रहा है, लोग कहते हैं कि वो भी एक बार जो है स्लाइड हुआ था, अब वो भी रुक गया है। कौन जानता है कब वो भी हो सकता है। सिचुएशन ये है यहाँ की। इसके तो ध्वस्त होने की जो रफ्तार है वो तो जोशीमठ की तरह है, उससे ज्यादा तेज। जोशीमठ क्या होता है इसके सामने? पहले दूसरे दिन में घंटों का हिसाब है। 12 घंटे के भीतर जो 4 इंची की इसमें दरारें थी ना, 12 घंटे के भीतर वो दरारें जो है मीटर में बदल गई। मीटर का एक ये वाला मीटर नहीं, गहराई में गया सीधी। और अगर आप देखोगे तो कम से कम नहीं होंगे इस जोन में तो कम से कम 300-400 परिवार तो हैं, है ना। दुकानों के अलावा सारे लोग कुछ ठीक है, मालिक एक है लेकिन रेंट जो किराएदार हैं वो तो कम से कम 200 के आसपास है। और ये स्कूल है ना, ये स्कूल है, ये शिशु मंदिर है। सब ऐसी है। हर बार जब बरसात होती थी तो एक तोक है कुमारतोली तोक। कुमारतोली तोक को सीधा हमेशा उसमें सूचना दी जाती थी कि भाई बरसात आ गई है, आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें अपने अपने स्थानों में। रात को सीटियां बजाते थे लोग। और आज आपदा वहाँ आई है जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो ये मार्केट के सामने वाला ये वाला इलाका है, ये तो लाइव एग्जांपल है। ये भी धंस रहा है। आप नीचे देखो ना, बिल्डिंग देखो, 5-5 4-4 मंजिले बिल्डिंग है। आप देख रहे होंगे थराली, धराली, और ये जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे हिमाचल, आज हिमाचल कैसा त्रस्त है, ये सिर्फ एक संकेत है प्रकृति का। एक ना एक दिन नदी अपना पुराना स्थान 30-40 साल बाद अपना स्थान लेती है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि भाई ये तो एक संकेत है कि अभी भी आप हम लोगों को जो यहाँ के जो वहाँ के आवाम रहती है, जो वहाँ वासिंदे रहते हैं, उन लोगों को एक संकेत है कि आप इतना भारी कंस्ट्रक्शन मत करो जिससे कि आपको ही आपके जीवन को खतरा हो। अभी तो हमने हो सकता कि मैनेज कर लिया लोगों को, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें मैंने हर बार मैनेज करना पड़ेगा। कुंतरी का जो फाली वाला एरिया है, अगर खुदा ना खास्ता जो वहाँ हुआ है जिस प्रकार का विनाशकारी प्रलय, अगर वो इस घाटी में होता, इस वाले क्षेत्र में होता, तो सोचो अब ये मार्केट बसता? मुझे तो नहीं लगता बसता। 2 फ्लोर से ज़्यादा घर ना हो, कितना भी लंबा बना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 के बाद अगर आप तीसरा बना रहे, चौथा बना रहे हो, जबकि अलाउड है ही नहीं, फिर भी लोग बना रहे हैं, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्टेड करना बहुत जरूरी है। और ये बात इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि आपने इस बार देखा होगा उत्तराखंड की जो भी आपदाओं का पैटर्न है, जैसे केदारनाथ आपदा के बाद से जब हाईलाइट होनी चीज़ें शुरू हुई, तो वहाँ भी केदारनाथ से लेके नीचे गुप्तकाशी, फाटा, अगस्त्यमुनि और रुद्रप्रयाग तक भी तबाही जहाँ जहाँ दिखी वहाँ बहुमंजिला बिल्डिंगें बनी हुई थी। या बद्रीनाथ की घाटी में उस वक्त जो भी नुकसान हुआ गोविंद घाट से लेकर नीचे तक, तो वहाँ सबसे ज़्यादा होटल्स और जो बड़े 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला बिल्डिंग्स हुई। इस बार आपने चाहे वो धराली में देखा हो, चाहे वो थराली में देखा हो, और चाहे अभी यहाँ जिस नंदानगर में हम खड़े हैं यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति है। और ये पहाड़ के हर कोने में है कि 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, कहीं कहीं 6-6 मंजिलें भी मकानें बनी हुई हैं। तो ये क्षणिक लाभ के लिए कुछ 2-4 कॉमर्शियल कुछ फ़ायदा ज़्यादा हो जाए, उसके लिए हम भविष्य के लिए बड़ी तबाही की एक इबारत लिख रहे हैं, एक ऐसे बारूद का ढेर बना रहे हैं हम अपने भावी समाज के लिए कि जिस दिन उसका विस्फोट होगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, नामो निशान नहीं बचेगा। इस दिशा में बहुत सीरियस तरीके से सोचे जाने की ज़रूरत है। तो आज स्थिति ऐसी हो गई कि ये चारों तरफ से ये भूकलन, ये बादल फटना, ये बरसाती नालों का आना, इससे पूरा मार्केट को बहुत खतरा हो रहा है। और जगह जगह स्लैटिंग होने के कारण पूरा बाज़ार की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अगर शासन प्रशासन द्वारा इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पूरा नंदानगर घाट खतरे की जद में आने वाला है। इससे बहुत बड़ी जनहानि, क्षति हमारे नंदानगर घाट को होगी।
कि जितने भी नंदानगर क्षेत्र में जो आपदाएं आए हैं, इन आपदाओं से निपटने के लिए एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। और जो हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जो यहाँ आके जांच कर सकें, इस प्रकार के इंस्टीट्यूटों को यहाँ पे भेजा जाए। और जो नंदानगर में लगातार कई वर्षों से पहले भी इस प्रकार की आपदाएं आए हैं, लेकिन इस बार ज़रा बड़ी आपदा, क्योंकि जनहानि यहाँ पे ज़्यादा हुई, तो इसलिए इसको और सार्थक रूप में देखा जाए। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूटों को यहाँ पे भेजा जाए और वो इंस्टीट्यूट यहाँ आके जो नंदानगर की जो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, इन पर एक बढ़िया सा रिसर्च करके और यहाँ आने वाले टाइम के लिए यहाँ के तमाम जो भी हमारे प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, इनको विस्थापन की एक नीति बने और इन लोगों को उचित स्थान पर कैसे विस्थापन करा जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर सोचने की आवश्यकता है कि अगले वर्ष 2026 में जो आपकी विश्व की सबसे बड़ी 280 किलोमीटर की पैदल नंदा देवी लोक राजजात यात्रा का भी आयोजन किया था, वो भी इसी नंदानगर क्षेत्र में, क्योंकि नंदानगर क्षेत्र जहाँ पे अभी आपदा आई है नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें ये राजजात का एक मुख्य पड़ाव भी है। तो उन व्यवस्थाओं को भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपदाग्रस्त क्षेत्र ऑलरेडी 5वें जोन में, तो आप सभी जानते हैं कि आपदा की दृष्टि से 5वें जोन में है और डेंजर जोन में है। तो यहाँ पे पहली प्राथमिकता तो यह है कि यहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेशन या विस्थापित किया जाए और उचित स्थान पर उनको विस्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ आपदाएं आती रहेंगी। बैंड बाजार, घाट बाजार का मेन वो है, इसका अस्तित्व बचाना है तो आपको ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। सरकार ने और जगह जैसे उत्तरकाशी में किया इतना बड़ा ट्रीटमेंट, वर्णावत का, गोपेश्वर में किया हल्दा पानी से आगे का, तो थोड़ा बहुत हमारा भी कर देंगे तो हम भी सोचेंगे कि हमारा भी सरकार ने कुछ ध्यान दिया है। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जब इस विकास नगर घाट का नाम बदलकर नंदानगर किया गया, तो सोशल मीडिया पर एक मजाकिया पोस्ट पर मेरा ध्यान गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि आज से विकास नगर घाट की सारी समस्याएं खत्म, नंदानगर की शुरू। वो पोस्ट शायद सरकारों के नाम बदलने का जो पैटर्न था उस पर व्यंग्य करते हुए किसी ने लिखी थी। लेकिन आज अफसोस की बात है कि वो पोस्ट किसी हद तक इस नंदानगर की मौजूदा स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है और इस नंदानगर की समस्याएं सच में शुरू होकर के एकदम से इतनी विकराल बन गई हैं कि अगर इनके स्थायी समाधान पर नहीं सोचा गया, नहीं सही एक्शन लिया गया, तो इसके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।